पार्ट 38 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेइन ये सर्जरी कराने से मना कर देती है, तो उसके बाद दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ युनवू तब हेइन से नाराज हो चुका था, इसलिए वो उसके आगे आगे चलते जा रहा था। हेइन उसके साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन युनवू बहुत तेज चल रहा था, इसलिए वो पीछे रह जाती है। इसलिए वो उसे कहती है कि तुम जाओ बैठो, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। लेकिन युनवू उसे कोई रिप्लाई न करते हुए इग्नोर करके चला जाता है। थोड़ी देर में हेइन वापस आती है तो वो देखती है कि युनवू के सामने कुछ लड़कियां उसे घूरे जा रही थी और युनवू के बारे में ही बातें कर रही थी। तो हेइन उन लड़कियों को और युनवू को भी तिरछी नजरों से घूरती है। युनवू भी फुल एटीट्यूड के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो हेइन उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। उससे पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम। युनवू उसकी बात को फिर से इग्नोर कर देता है। तो हेइन कहती है कि तुम तो कभी खाली पेट कॉफी नहीं पीते थे, मगर आज एस्प्रेसो पी रहे हो, और क्या तुम ये इंग्लिश न्यूज़पेपर अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए पढ़ रहे हो और जानबूझकर शर्ट के स्लीव्स उठाकर इन लड़कियों के सामने अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहे हो। युनवू कॉफी पीकर कहता है कि हाँ सही कहा, मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ। जो सुन हेइन को तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जेलस हो रही थी। तो उसे कहती है कि तुम इतना भाव खा रहे हो क्योंकि हमने फिर से हमारी शादी रजिस्टर नहीं कराई, इसीलिए ना। ये बोलकर अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गए कि ये रिंग तुमने मुझे दी है और मैंने हमारा डिवोर्स भी तो वापस ले लिया है, मतलब तुम अभी भी मैरिड हो, समझे ना। इसलिए इन लड़कियों को इम्प्रेस करना बंद करो और अभी अपने शर्ट की स्लीव्स नीचे करो एंड बटन लगाओ। पर हिनवू न्यूज़पेपर नीचे रखकर कहता है कि मुझे नहीं करना। हेइन चिढ़कर पूछते है कि क्यों नहीं करोगे। इस पर हिनवू कहता है कि मुझे तुम्हें परेशान करने में मजा आ रहा है। तुमने एक बार मेरे कमरे में आकर कहा था ना कि अगर तुम मर गई तो मैं वेस्ट हो जाऊंगा। जो सुन हेइन हैरान होती है, क्योंकि ये उसने 3 महीने पहले कहा था, वो भी हिनवू को सोता हुआ देखकर। लेकिन तभी हिनवू तो जाग रहा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिनवू उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर दूंगा कि तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। जो सुन हेइन थोड़ी सोच में होती है। इधर सियोल पुलिस ने ब्रोकर के किलर का डीएनए रिपोर्ट निकाल लिया था, उसके कार से मिली हेयर सैंपल्स और कुछ ब्लड से। वहीं उसके कार से उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे जो किसी आदमी से मैच कर जाते हैं। जो कौन है ये हमें दिखाया नहीं जाता। लेकिन इधर युनसोंग भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां युनवू और हेइन थे। हेइन युनवू को बार बार स्लीव्स नीचे करने के लिए कह रही थी। इस पे युनवू कहता है कि मेरी मर्जी है, मैं जैसा रखूं तुम्हें क्या। तो हेइन खुद ही उसके स्लीव्स नीचे करने लग जाती है, जिन्हें ऐसे देखकर युनसोंग को तो काफी गुस्सा आ रहा था। इधर हेइन की कंपनी में कुछ पंगे चल रहे थे, क्योंकि उनके बॉस लोग तो ऑफिस में थे ही नहीं, इसलिए सभी एम्प्लॉइज को चिंता हो रही थी उनके जॉब के बारे में, क्योंकि कंपनी की कंडीशन अभी थोड़ी डाउन चल रही थी। लेकिन हेइन की सेक्रेटरी को पूरा भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं युनवू का सेक्रेटरी भी अब सुधर चुका था और उसे युनवू ने माफ कर दिया था, इसलिए वो भी अब युनवू और हेइन के सपोर्ट में ही था। तभी उसे युनवू का फ्रेंड यांग कॉल करता है और ब्रोकर की मौत का न्यूज बताता है। फिर वो युनवू को भी ये खबर देता है, यहाँ पे ब्रोकर का खून हो चुका है और तुम्हारे जर्मनी जाने के बाद ही ये न्यूज बाहर आई है, इसलिए जरा संभल कर रहना। इसलिए युनवू भी थोड़ा सोच में होता है। इधर सियोल पुलिस ने ब्रोकर के मर्डरर को ढूंढ लिया था कि ये मर्डर सस्पेक्ट इस खून के बाद जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में भाग गया है, जहाँ भी युनवू, हेइन और युनसोंग है। इवन पुलिस के पास उस मर्डर सस्पेक्ट का लोकेशन भी था, इसीलिए वो उसके नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवाता है और उसे फॉरेन अफेयर्स ब्यूरो में भेजने के लिए कहता है, ताकि जर्मन पुलिस से इन्हें सपोर्ट मिले उसे पकड़ने में। इधर सियोली ने बटलर को बुलाया था, जो उसे बताती कि मैं दहाई से मिली, पर वो बेवकूफ अब मुझे प्रॉब्लम में डाल रही है, इसलिए मैंने उसे हैंडल करने के लिए जुनहो को वापस बुलाया है। लगता है अब एक एक करके उन सभी को मेरे रास्ते से हटाना पड़ेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सियोली ने युनवू और हेइन को खत्म करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया है और उन्हें स्पेशली जर्मनी उन्हें मारने के लिए भेजा है। बटलर उसे ये बात कंफर्म करती है, तो सियोली उसे कहती है कि उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना, ताकि वो लोग जल्दी अपना काम खत्म कर दे। उस दिन बटलर थोड़ी डर जाती है। इवन उसे ये सही नहीं लग रहा था, क्योंकि आखिर उसने इतने सालों तक इस फैमिली के लिए काम किया है। हेइन और युनवू को मारना बटलर को सही नहीं लगता, लेकिन अगर इसने सियोली को धोखा दिया तो वो इसे भी मरवा सकती है, इसीलिए वो डर भी जाती है। बस उसे अपने 60 बिलियन पैसों का भी चिंता था, इसीलिए वो इसे इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो युनवू को कॉल करके बस इतना कहती है, तुम दोनों सही सलामत हो ना, वापस आने तक जरा अपना ख्याल रखना। अचानक से बटलर के मुंह से ये सुनकर युनवू को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस टाइम वो एक शॉप में कुछ खरीद रहा था। सुनकर भागकर बाहर आता है, अपनी कार की ओर जाने लगता है, क्योंकि कार के अंदर हेइन बैठी हुई थी। दूर से कार के आसपास सब कुछ ठीक देखकर उसे थोड़ा चैन पड़ता है, इसीलिए वो आराम से कार की ओर आने ही लगा था। लेकिन उसके आंखों के सामने एक ट्रक उस कार को टक्कर मार के चली जाती है, जो देख युनवू शॉक्ड रह जाता है। वो भाग के हेइन का नाम चिल्लाते हुए कार के पास जाता है। युनवू बहुत ज्यादा डर जाता है। वो रोते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। तभी एक आदमी ये एक्सीडेंट देखकर पुलिस को कॉल कर देता है। युनवू तो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि हेइन कार के अंदर थी। वो पूरी ताकत से कार की खिड़की को तोड़ने के लिए पंच मारता है, क्योंकि कार किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी। उसके हाथ में चोट लगने लगती है, लेकिन वो शीशा नहीं टूट रहा था। युनवू पूरी ताकत से हेइन का नाम चिल्लाते हुए शीशे को तोड़ देता है, पर अंदर देखता है कि हेइन तो कार में नहीं थी। पर तभी उसे पीछे से हेइन की आवाज सुनाई देती है। उसे देखकर युनवू की जान में जान आता है, तो वो लड़खड़ाते हुए हेइन के पास आता है। युनवू जो अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, हेइन उसे पूछती है, क्या हुआ, शांत हो जाओ, क्या कार के साथ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम पागल हो? खाली हाथ से कार का शीशा क्यों तोड़ रहे थे? देखो तुम्हारे हाथ में कितनी चोट लग गई। पर हेइन को सही सलामत देखकर उसके दिल को चैन पड़ता है। वो तो अभी भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था। कांपते हुए उसे बताता है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। ये बोलते हुए वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है, क्योंकि उसे एक पल के लिए लगा था कि उसने हेइन को हमेशा के लिए खो दिया। इसलिए वो बहुत ज्यादा रोते हुए कहता है कि थैंक गॉड।
तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये कहते हुए वो रोए ही जा रहा था। तो हेइन उसे गले लगाकर कंसोल करती है और ये देखकर वो रियलाइज करती है उसके मरने के बारे में सोचकर ही हिनवुक कितना ज्यादा टूट गया था। इसलिए उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेइन को समझ आता है कि उसे खोने के डर से हिनवुक की क्या हालत हो सकती है। तो हिनवुक का बैंडेज कराने के लिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ उसे कहती है कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा ना, तुम्हें ऐसे पागलों की तरह उस शीशे को तोड़ने की क्या जरूरत थी। हिनवुक कहता है कि हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम उस कार के अंदर हो, लेकिन तुम कार से बाहर कब आई थी। इस पर हेइन कहती कि शायद वो लकी पत्ते सच में लकी थे, क्योंकि हिनवुक के शॉप में जाने के बाद हेइन ने उस लकी पत्ते बेचने वाले को देखा था जिसे उन्होंने पिछली बार यहाँ आए थे तब देखा था। इसीलिए हेइन उसे एक लकी पत्ता खरीदने के लिए बाहर निकली थी और सच में आज उस लकी पत्ते ने हेइन की जान बचा ली थी। तो हेइन उसे वो पत्ता दिखाती है, देन उसे पूछती कि क्या मेरे मरने पर भी तुम ऐसे ही रहोगे। हिनवुक कहता है हाँ। इस पर हेइन कहती कि फिर तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हिनवुक पूछता है क्या मतलब। हेइन कहती क्योंकि तुम बहुत गंदा रोते हो, तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखकर किसी का भी मन कर जाएगा तुम्हें गले लगाने का। स्लीप्स ऊपर करके तुम बहुत सेक्सी दिखते हो और ड्रिंक करने के बाद क्यूट तो लगते ही हो, जिस वजह से तुम्हारे पीछे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी जो मैं नहीं होने दे सकती। इसलिए मैंने अपना मरने का प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि मैं सर्जरी कराऊंगी। जो सुनकर हिनवुक को तो एक बार के लिए बिलीव नहीं होता, ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। हेइन कहती कि भले ही सर्जरी के बाद मैं अपनी मेमोरी खो बैठूं पर मैं तुम्हें नहीं खो सकती। जो सुन हिनवुक इमोशनल हो जाता है तो हेइन उसके आंसू पोंछते हुए कहती कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। याद है मैंने तुम्हें शादी के लिए ये कहकर मनाया था और प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगी, इसलिए अब से मैं उस प्रॉमिस को निभाऊंगी। तो हिनवुक उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है सर्जरी के लिए मानने के लिए और उसे कहता है कि भले ही तुम्हारी मेमोरीज चली जाए पर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हें तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में और हमारे बारे में सब कुछ याद दिलाऊंगा। तो हेइन उसे आई लव यू कहती है और दोनों खुश होते हैं। इधर योंगदूरी में सुजल मिस्टर बेक की शॉप में काम करने लग गया था और किस तरह से वो इनकी शॉप को अच्छे से चलाए और फेमस करके आगे बढ़ाए यही सोच रहा था। तभी उसे आइडिया आता है स्नो क्रैब रैमियन बेचने का। तो वो बाहर एक पोस्टर लगवा देता है जहाँ ऑर्डिनरी रैमियन 3500 वॉन में मिलता था। सुचल उसी प्राइस में स्नो क्रैब रैमियन बेचने लगता है जो कि काफी महंगा पड़ता, पर वो अभी शॉप की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उसी प्राइस में बेचने लगता है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो सुचल उन्हें बाकी गाँव वालों को भी यहाँ बुलाने के लिए कहता है। अब 3500 में स्नो क्रैब रैमियन खाने को मिल रहा था, इसलिए कुछ ही घंटों में पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है। अब शॉप फेमस हो रही थी इसलिए सुचल तो बड़ा ही खुश हो रहा था, इसलिए वो सभी को 3500 में स्नो क्रैब रैमियन खिला रहा था। शाम को जब हिनू के डैड को इस बारे में पता चला वो भागकर अपने शॉप में पहुंचे और सुचल को इन सब का हिसाब समझाया और बताया कि स्नो क्रैब रैमियन बहुत ही महंगा आता है और तुमने यहाँ सभी को 3500 में ही खिला दिया, इससे हमारा कितना खर्चा होगा पता भी है। इसलिए सुचल उनसे माफी मांगकर जॉब छोड़ देता है, पर असल में भोला सुचल तो उनकी हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा था, इसलिए वो काफी अपसेट होता है मिस्टर बेक का नुकसान करने के लिए। इसलिए दाई उसे कहती कि और प्रॉब्लम बढ़ाना छोड़ दो और सियोल अपने घर लौट जाओ, पर सुचल कहता है नहीं, मैं अपने दम पे हमारी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि दाई को उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी जुनहो ने कॉल किया था और उसे धमकी देते हुए कहा था कि तुम मेरा पासपोर्ट लेकर भाग गई। तुम्हें लगा कि मैं कोरिया नहीं आ पाऊंगा, पर मैं कोरिया आ चुका हूँ और मुझे सियोली ने तुम्हारा पता भी बता दिया है, इसीलिए अगर तुम सुचल को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे बताए एड्रेस पे मुझसे जो कुछ भी चुरा कर ले गई थी वो सब कुछ वापस लेकर आ जाना। इस बारे में याद करके दाई सुचल से कल गोनू को लेकर पास के अम्यूजमेंट पार्क में घूमने चलने के लिए कहती है। इससे सुचल तो बहुत खुश होता है। तो अगले दिन ये तीनों पहुंच जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ ये तीनों खूब सारी मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, बहुत सारी राइड्स पर जाते हैं। लेकिन सुचल को इतना खुश देखकर दाई को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपनी वजह से सुचल को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो आज गोनू को लेकर जाने वाली थी, इसलिए वो सुचल के साथ अपना आखिरी टाइम बिताने आई थी। सुचल के साथ दाई भी काफी ज्यादा खुश थी। एक टाइम पर दाई सुचल को कॉफी लाने के लिए कहती है, ठंडी लग रही थी इसलिए सुचल उसे अपना मफलर देकर जाता है। उसके जाते ही दाई बहुत रोने लग जाती है। कुछ देर में जब सुचल कॉफी लेकर यहाँ पे आता है, दाई गोनू को लेकर यहाँ से जा चुकी थी, इसलिए सुचल तो उन्हें हर जगह ढूंढने लग जाता है। पागलों की तरह वो दाई और गोनू का नाम चिल्लाते फिरता है। उसे कॉल करता है पर दाई कॉल पिक नहीं करती, इसलिए सुचल दाई और गोनू के नाम से अनाउंसमेंट करवाता है। पर दाई रोते हुए अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकल ही रही थी, पर तभी सुचल रोते हुए माइक में उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दाई मत जाओ, आई प्रॉमिस मैं और अच्छा करूंगा, एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा डैड बनकर दिखाऊंगा। ये सब सुनकर दाई और ज्यादा रोने लग जाती है। उसके आसपास के लोग ये सुनकर सुचल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो क्या ही लूजर बंदा होगा, इसको उसकी वाइफ छोड़कर जा रही है। जो सुन दाई उन्हें कहती कि वो कोई लूजर नहीं है, मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है। ये बोलकर वो गोनू को लेकर सुचल के पास वापस चली आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल होते हैं। दाई भी रियलाइज करती कि वो सुचल से प्यार करती है। सुचल रोते हुए आकर उसे गले लगा लेता है और दोनों ही काफी इमोशनल होते हैं। इसी के साथ पार्ट 38 का एंड यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।